नमस्कार, मी प्रशांत कदम. एबीपी माझाच्या या विशेष व्हिडिओमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. कालच सुप्रीम कोर्टामध्ये एक महत्वाची घडामोड घडलेली आहे, ज्यामुळं महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाचा जो सगळा पेच आहे तो आता सुप्रीम कोर्टातून गेलेला आहे निवडणूक आयोगाच्या मैदानामध्ये. ही सगळी लढाई जी आहे ती आता निवडणूक आयोगामध्ये होणार आहे. राजकीय पक्षावरती नेमका दावा कुणाचा आहे, निवडणूक चिन्ह कुणाचं, शिवसेना नेमकी खरी कुणाची, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आता निवडणूक आयोग ठरवणार आहे. आणि त्याचमुळं निवडणूक आयोगाचं कामकाज या सगळ्या प्रश्नासंदर्भात किंवा अशी एखादी केस आल्यानंतर नेमकं चालतं कसं, हे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी आता माझ्यासोबत आहेत देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त SY कुरैशी सर. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. महाराष्ट्र के राजनीति में जो एक लीगली केस चल रहा था वो अभी सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग के द्वार पर पहुंच गया है. तो हम इस पूरे बैकग्राउंड पर हम आपसे बात करना चाहते हैं. सबसे पहले तो कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जो ठाकरे ग्रुप जो है वो थोड़ा इनको विरोध कर रहा था. वो चाहता था कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जो सारे फैसले हैं वो तय हो जाए, उसके बाद चुनाव आयोग अपना काम करे. आपकी क्या रिएक्शन है इस फैसले पर? देखिए, पार्टी में जहां भी स्प्लिट होती है वो तो इलेक्शन कमीशन ही का परव्यू में है. और बहुत पुरानी, आज से नहीं, 50-60 साल से 1968 में ये इलेक्शन सिंबल रूल्स इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे. वो अगले ही साल 1969 में वो टेस्ट हुए, कांग्रेस में स्प्लिट हुई थी, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों पे मोहर लगाई. एक तो इलेक्शन सिंबल रूल जो है, जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उनका ऑर्डर जो जारी किया था, तो कोई ये कानून नहीं था, लेजिस्लेशन नहीं था, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था. लेकिन इसको कानून का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर थी कि ये सिंबल कैसे अलॉट किया जाएगी और कैसे छीनी जाएगी, उस पर क्या रूल है, वो सारे वो उसमें प्रेस कराए. जब ये कांग्रेस के स्प्लिट का केस आया तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला दिया कि भाई मेजॉरिटी का टेस्ट है कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो ही पार्टी माना जाएगा. इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि मेजॉरिटी टेस्ट जो इलेक्शन कमीशन ने अप्लाई किया है यही सबसे ठीक तरीका है, यही अच्छा तरीका है. और उसके बाद से बीसियों केस आ लिए, पार्टी स्प्लिट होती रहती है जगह जगह, और अदालतों में भी भेज जाते हैं. और हर बार अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल फैसले को बरकरार रखते हुए कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है कि मेजॉरिटी का जो टेस्ट अप्लाई करती है इलेक्शन कमीशन, वही तरीका ठीक है, उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी हमेशा काम करते रहिए. अब मुझे जो थोड़ी सी हैरानी हुई थी, जब 2-3 महीने पहले इलेक्शन कमीशन के पास जब ये केस जाने वाला था या शायद चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको नहीं सुनेगी, तो मुझे तो हैरानी हुई थी कि इलेक्शन कमीशन नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? इलेक्शन कमीशन ही तो इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हमेशा यही सुनती है. अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने शायद और कोई कुछ इश्यूज उठाए होंगे जिस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने की नौबत आई, जरूरत पड़ी. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं कह दिया गया, पहले इलेक्शन कमीशन इस पे एजुडिकेट करे, उसके बाद अगर फिर भी कोई इख्तिलाफ होगा, झगड़ा होगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. तो अब इसका जो इलेक्शन कमीशन के पास इस केस का जाना नॉर्मल, नेचुरल था, और इसमें मुझे कोई सरप्राइज नजर नहीं आता. हाँ सर, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो ये कहा था कि आप जब तक मतलब उद्धव ठाकरे गठ को उन्होंने सहूलियत दी थी कि आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं उनसे, लेकिन आप कोई प्रेसिपिटिव एक्शन ना ले. उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को मना नहीं किया था. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. यानी लेकिन एक्शन इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था? नोटिस ही तो देना था दूसरी पार्टी को, तो वो उन्होंने नहीं दिया. क्योंकि ये भी याद रहे कि इलेक्शन कमीशन पार्टी के स्प्लिट के केस में सो मोटो अपने आप नहीं बेदम उसमें कूद पड़ती है कि जी वहां झगड़ा हो रहा है, हम जाके कूद के फैसला करें. कोई पार्टी जाती है उनमें, और तो दूसरी पार्टी को नोटिस दे के और वो दोनों को सुनते, तो अपने आप तो झगड़ा करते रहिए, लड़ते रहिए. इलेक्शन कमीशन के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप लड़ते रहिए.
लेकिन अगर दोनों में से एक जो भी कोर्ट में इस इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि फिर उसको दोनों की सुनवाई करके और फैसला करें। अब वो सिचुएशन आ गई है कि अब दोनों पार्टी वहां पहुंच चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन अब अगर दोनों नहीं पहुंची है तो दूसरे को नोटिस देके वो उनको कहेंगे कि आप अपना पक्ष आके रखिए, फैक्ट बताइए, और उस बेस में जैसा कि हमेशा वो करते रहे वैसा फिर वो उस आधार पे कार्रवाई करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जैसे कि इस केस में एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वो सबसे पहले चुनाव आयोग के पास पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है तो कार्रवाई शुरू होगी चुनाव आयोग की। सर, हम जानना चाहते हैं कि आयोग की जो ये प्रोसीडिंग्स है वो क्या होती है, उसके स्टेजेस क्या है, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद मतलब स्टेजेस जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, हर कोर्ट केस की तरह एक पार्टी अगर पिटीशन देती है तो दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है कि आप इसका जवाब दीजिए, आपको क्या कहना है। तो सबसे पहले तो अब इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टी को एक नोटिस देगी कि हमारे पास ये कंप्लेंट आई है, आपको क्या कहना है, आओ जवाब दीजिए। और दोनों जब पार्टियों के जवाब आ जाएंगे तो फिर उसको इलेक्शन कमीशन एग्जामिन करेगी और इनएविटेबली दोनों को हियरिंग देगी। इनएविटेबली दोनों की तरफ से बड़े बड़े वकील पेश होंगे और वो कानून और पेश करेंगे, कोर्ट की जजमेंट पेश करेंगे, अपने अपने तथ्य पेश करेंगे। उस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन इस पर फिर गौर करेगी। इलेक्शन कमीशन क्या देखती है, जो मैंने जैसे पहले बताया कि मेजोरिटी का प्रिंसिपल, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको कहा है कि यही प्रिंसिपल चलेगा, तो वो देखती है कि किस पार्टी के पास मेजोरिटी है। और मेजोरिटी भी दो लेवल पे देखी जाती है कि एक तो एमपी कितने हैं, एमएलए कितने हैं, और इलेक्टेड लेजिस्लेटिव पार्टी। रिप्रेजेंटेटिव अगर वो म्यूनिसिपल कमेटी भी है वो भी उसके भी तो वो चुनाव होते हैं ना, तो वो कौन से किसकी तरफ ज्यादा है ये देखे। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी मेंबरशिप होती है, उसमें हायरार्की होती है, उसमें मेजोरिटी किसकी है, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था शुरू में ही कि ये केस ऐसे किसी प्रॉपर्टी का केस नहीं है कि दो भाइयों में लड़ाई हो गई, कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने आधा आधा बांट दिया। ये नहीं होता, आधा आधा पार्टी नहीं बैठा करती। पार्टी अपनी पूरी होती है, वो एक तरफ मानी जाती है कि यह एक ए की है या वो बी की है, और वो हाफ नहीं होती, वो पूरी होती है। फैसला किस बेसिस पे होता है, मेजोरिटी के बेसिस पे। तो जो मेजोरिटी जिसके पास होगी, अब इसमें जो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, तो हो सकता है कि विधानसभा वगैरह में मेजोरिटी एक ग्रुप की हो और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरे की हो। उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है, ये सब देखा जाएगा कि क्या क्या कहते हैं। उनके सामने तो फुल फैक्ट्स होंगे, हमारे सामने तो अभी कुछ है नहीं। दोनों पार्टी अपने अपने पक्ष रखेंगी, सबके जो उनके सपोर्ट बेस है उस सबके दस्तखत देंगे, सिग्नेचर देंगे। उन सिग्नेचर में अक्सर हमने ये देखा गया है कि दोनों पार्टियां कुछ लोगों की सपोर्ट क्लेम करती हैं तो उनके दस्तखत इधर भी दिखा देते हैं, दूसरी तरफ भी दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली एक तरफ तो वो फिर बोगस ही होते हैं। अब उस बोगस सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करना भी अपनी जगह एक प्रॉब्लम होता है, चाहे वो 150 ही हो लेकिन के वो कौन जेन्युइन है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग जाता है, 3-4 महीने केस में लग ही जाते हैं आइडेंटिफाई करने में कि जिन्होंने साइन किया है वो सिग्नेचर जेन्युइन है कि नहीं है। तो अब ये देखा जाएगा, 3-4 महीने लगते हैं। और एक चीज मैं और इसमें बता दूं कि अक्सर ऐसा होता रहा है पहले भी कि अगर 3-4 महीने का टाइम नहीं है पार्टियों के पास क्योंकि कोई इलेक्शन होने वाला है, तो अब इलेक्शन, और अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया कि कौन सी पार्टी रियल पार्टी है, तो ऐसी सूरत में वो एक इंटरिम अरेंजमेंट करते हैं। और इंटरिम अरेंजमेंट क्या होता है कि दोनों पार्टी का नाम और दोनों से वो सिंबल को फ्रीज कर लेते हैं। कोई भी पार्टी उस पार्टी का नाम अपना यूज नहीं कर सकती और उसको एक टेम्परेरी नेम इलेक्शन कमीशन दे देती है, जैसे पार्टी ए एंड पार्टी बी, सिंबल ए एंड सिंबल बी, कि भाई आप टेम्परेरी इस पे इलेक्शन लड़ लो। जब हम फैसला करेंगे कि तुम कौन रियल पार्टी है उसके बाद फैसला होता रहेगा, लेकिन अभी चूंकि टाइम नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन को आप फोर्स तो नहीं कर सकते कि ये इलेक्शन होने वाला है अगले महीने, अभी तो फैसला
ये वही आपने जो जुडिशियल बात प्रोसेस कही है है। वो इस सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव होने जा रहे हैं और उस वक्त ये लड़ाई चल रही है। हो सकता है कि मतलब चुनाव आयोग को ऐसा कोई फैसला लेना पड़े, मतलब ये दोनों सिंबल जो है वो फ्रीज होने की संभावना भी ज्यादा है मतलब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो है। अगर क्योंकि वो जल्दी वो इलेक्शन अगर होने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने से पहले ये फैसला हो हो पाएगा। अगर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो यही सोल्यूशन है कि भाई टेम्परेरी सोल्यूशन, कि भाई दोनों पार्टी से ये सिंबल और पार्टी का नाम छीन लिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, कि भाई जब जो फैसले तक आपको इंटरिम एक अरेंजमेंट हम कर देंगे, टेम्परेरी नाम दे देंगे, टेम्परेरी सिंबल दे देंगे। सर, आपने जो ये रूल ऑफ मेजोरिटी बताया तो उसमें लेजिस्लेटिव पार्टी में मेजोरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी में मेजोरिटी, इन दोनों का इक्वल वेटेज है? मतलब अगर किसी का लेजिस्लेटिव पार्टी में ज्यादा मेजोरिटी है तो उसको कोई एडवांटेज होता है, या दोनों का मतलब कैसे काउंट होता है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो इक्वल वेटेज ये, क्योंकि उसका वेटेज कौन डिटरमिन करेगा कि भाई एमएलए की कीमत इतनी, एमपी की इतनी, और ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी की उतनी है, तो नहीं सकता। बेसिकली हेड काउंट है तो, और अच्छा। उन सब की इक्वल वैल्यू है। ओके। और कितनी मतलब अगर पिछले केसेस हम देखें जो हिस्ट्री में हुए हैं, उस केसेस का अगर आकलन करें तो मिनिमम कितने दिन में ये फैसला हो जाता है? कोई केस आपको अगर याद हो तो मतलब कैसे जी होता जी, देखिए जी मैंने बताया कि नॉर्मली 3-4-5 महीने है? तो अच्छा। नॉर्मल लग जाते हैं, जहां पे ये सिग्नेचर में हमको डाउट हो जाए कि ये सिग्नेचर, क्योंकि अगर कुछ लोगों का नाम दोनों तरफ दोनों पार्टी ने दे दिया, दोनों पक्षों ने दे दिया, तो ऑब्वियसली एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, तो वो सच और झूठ को पहचानने में टाइम लग जाता है। अब वो एक केस, लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी का स्प्लिट हुई थी, वो बहुत जल्दी फैसला आ गया था। और वो क्यों आ गया था कि दूसरी पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया। वो तो हाँ। बिल्कुल ही इन वे एक्स पार्टी हो गया, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, कोई बातें नहीं की, उन्होंने तो कहा नहीं हमारे तो कोई स्प्लिट ही नहीं हुई है। तो जब इसलिए फॉरेन इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश के फेवर में फैसला कर दिया था, क्योंकि अच्छा। मुलायम सिंह के पक्ष ने कोई कंटेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो, हमारे तो कोई स्प्लिट ही नहीं हुई, अब कौन स्प्लिट की बात कर रहा है। तो जब सबूत ही कोई नहीं पेश हुआ तो एक्स पार्टी ही तकरीबन समझिए वो फैसला हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था। अच्छा। सर, चुनाव आयोग जो फैसला करेगा क्या उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? और वैसे बिल्कुल किया जा सकता है, और जाता रहा है। जो मैंने बताया ना कि जो वो कांग्रेस वाला सबसे पहले 1969 का गया था, जिसमें बार बार गया है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है मेजोरिटी का टेस्ट, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज बार बार गई है, और हर बार सुप्रीम कोर्ट से इसी किस्म की जजमेंट आई है कि जो रूल 15 है इसमें, इलेक्शन रूल का जो पढ़ने की जरूरत है, उसको गौर से पढ़ लेनी चाहिए। वो वही इसमें अप्लाई करता है, और उस बेसिस पर फैसला हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया। अच्छा। सर, इस पूरे कार्रवाई के प्रोसीडिंग्स के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, मतलब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें। क्या मतलब ये पूरे कोर्टरूम की तरह हियरिंग होता है? मतलब चुनाव आयोग जो है वो जज की तरह बैठते हैं, फिर दोनों साइड जो है वो उनके सामने आर्ग्यूमेंट्स करती है, कैसे होता है वो? जी जी, नहीं बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। ये क्वाजाई जुडिशियल प्रोसीडिंग ही कहलाती हैं, यानी सेमी जुडिशियल, और बिल्कुल जुडिशियल प्रोसेस होता है। हमारे इलेक्शन कमीशन में एक बहुत बड़ा कोर्ट रूम है, पूरी अच्छा। अदालत है, उसी शक्ल सूरत की वो उसी है, उस अदालत लगती है, और उसमें दोनों पक्ष के वकील पेश होते हैं। और इन किस्म के केसेस चूंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो आपने अच्छे से अच्छे वकील, बड़े से बड़े वकील उसमें उनको वो खड़ा करते हैं, वो अपनी आर्गुमेंट करते हैं, जो कई कई दिन तक चल जाती है। क्योंकि अदालती प्रोसीजर फिर होता है ना, फिर सारे वो अपने अपने फैक्ट लाएंगे, रूल दिखाएंगे, लॉ दिखाएंगे, जजमेंट दिखाएंगे। तो अच्छा होता क्या है कि जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ये अदालतों में भी होता है कि एक वकील ने बड़ा अच्छा आर्ग्यू किया, और हमारा माइंड ये कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, हम्म। शायद यही ठीक कर रहा है। जब हम हम्म। दूसरे की बात सुनते हैं, वो उससे भी अच्छा बोलता है, वो उससे ज्यादा अच्छी आर्ग्यूमेंट देता है, तो हमारा बिल्कुल। माइंड पलट जाता है कि नहीं वो गलत था, ये ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अदालत दोनों पक्षों को अच्छी तरह न सुन ले और समझ ले, तो बिल्कुल। फैसला नहीं कर पाती। तो दोनों को अच्छी तरह सुनना ये जरूरी होता है, और यही इलेक्शन कमीशन करती है।
अच्छा सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कुछ मतलब ज्यादा टाइम लगने वाला है और चुनाव नजदीक में है तो इस ऐसे समय में चुनाव आयोग जो है इलेक्शन सिंबल फ्रीज करता है और दोनों पार्टियों को नया सिंबल देता है। उसमें क्या पार्टीज को कोई चॉइस रहती है सिंबल को लेकर, या ये खुद चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है वो सिंबल? नहीं नहीं, पार्टी को उसमें दी जा सकती है कि उसमें आप सिंबल चूज कर लीजिए, लेकिन उस वक्त फाइनल डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है कि भाई वो सिंबल फ्री सिंबल्स में से होनी चाहिए, किसी और की एग्जिस्टिंग सिंबल से मिलती जुलती होनी नहीं चाहिए कि कोई कंफ्यूजन हो जाए। तो बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म की हुई, जो इनकी एग्जिस्टिंग पार्टी जो डिस्प्यूट में है, जो सिंबल डिस्प्यूट में उससे मिलती जुलती तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, क्योंकि उससे तो लगेगा कि इनके फेवर में फैसला हो गया। तो इंडिपेंडेंट सिंबल जो सैकड़ों होती हैं, और आप बल्कि जो नई पार्टी भी आती है ना बन के, और वो सिंबल मांगती है, तो हम अगर उसको हमारी फ्री सिंबल में कोई नहीं पसंद आती तो हम उससे कहते हैं तुम अपने आर्टिस्ट से बनवा के ले आओ हमारे पास सिंबल। तो हमें सिर्फ उसमें ये देखना होगा कि किसी से वो मिलती जुलती ना हो, और वो सिंबल उनको तो महाराष्ट्र में बैठे हुए, असम में और नागालैंड में या केरला में क्या क्या पार्टियां लोकल हैं, उनको क्या सिंबल दिए उन्हें तो नहीं पता होता, वो तो इलेक्शन कमीशन ही को पता होता है। तो इलेक्शन कमीशन फिर ये देखती है कि किसी भी स्टेट के सिंबल से उसका कोई क्लैश ना हो रहा हो और वो वाकई इंडिपेंडेंट और फ्रेश हो। अच्छा सर, महाराष्ट्र के इस केस को आप भी देख रहे होंगे, आप तक भी बातें पहुंचती होंगी, तो आपका एनालिसिस क्या है इस पूरे केस में जो है कितना टाइम लग सकता है, कितना पेचीदा? जी मैंने बताया क्योंकि ये जरा कंटेस्टेड जरा ज्यादा ही है, और इसमें दोनों लेवल पे नॉर्मली तो ये देखा गया कि एमपी एमएलए अगर बढ़कर क्लियर होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को देखने की भी नौबत नहीं आती। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा कंटेस्टेड है, 5-6 महीने तो इसके लगना की काफी पॉसिबिलिटी है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। कल जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद मतलब जो लोगों की रिएक्शन है और हम नेताओं की भी रिएक्शन सुन रहे हैं, उनको पहले से ऐसा लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग के पास ये फैसला गया तो इसमें शिंदे ग्रुप जो है वो जीत जाएगा। तो ये चुनाव आयोग के प्रति जो विश्वास है, क्या इसको कमी की दर्शाता है? क्या आपका इसके ऊपर कहना है? नहीं 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 नहीं, ये तो सोचना भी बहुत बड़ी गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन ने तो खुद इसमें कोई मुदाखलत भी नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं तो उन्होंने इंसाफ करना है। अब वो सारे फैक्ट को देख के जो फैसला करेंगे, हमें तो यही नहीं मालूम, आपको क्या मालूम है क्या फैसला करेंगे, किसी को नहीं मालूम क्या फैसला होगा। तो वो बहुत सोच समझ के, और फैसला भी कोई इलेक्शन कमीशन कोई आर्बिट्रेरी ये काम नहीं करता है, उसको उसके जजमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट लताड़ देगी अगर उन्होंने गलत डिसीजन दी, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज और टेस्ट होता है ना, कि हमारी दीवी जजमेंट आखिर के लास्ट कोर्ट तक अपहोल्ड हो में दर्ज होती है। अगर एग्जैक्टली इसलिए इलेक्शन कमीशन के सबसे ऊपर प्रेशर माइंड पे यही होता है कि हमारी जजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कोई अदालत उसको चेंज न कर पाए। वही तो हमारा टेस्ट है। और अगर हमने कुछ दे दिया अदालत ने उसको निकाल कर फेंक दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो और हमने देखा कि आज तक हमारे फैसलों को किसी अदालत ने कभी नहीं ओवरथ्रो किया, क्योंकि हम बहुत इंसाफ से और बड़ी ईमानदारी से हम लोग फैसला करते हैं। और ये कमीशन भी मुझे कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल ईमानदारी से ये ऐसा अच्छा फैसला करेंगे कि सबको पसंद आएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तर हे होते देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त SY कुरेशी, जे आपल्याला सविस्तरपणे संपूर्णपणे काय प्रक्रिया आहे निवडणूक आयोगातली, कशा पद्धतीने कामकाज चालतं, सध्याच्या केसमध्ये नेमका किती वेळ लागू शकतो हे त्यांनी सविस्तरपणे सांगितलेलं आहे। आशा आहे की तुमच्या मनातली जी सगळी प्रश्नांची उत्तर आहेत ती या मुलाखतीमधून मिळाली असतील। धन्यवाद। थँक्यू। थँक्यू सर, थँक्यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।